देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं पीएस नरावत, फैकल्टी ऑफ सार्वभौमिक विद्या, इस चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस विषय से संबंधित अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे। और इसमें आज अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे संविधान निर्माण। मित्रों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग है उसमें संविधान निर्माण इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से ये जो टॉपिक है ये अपने लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी चीज, इस टॉपिक में बहुत सारे तथ्य भी हैं, तो इतने सारे तथ्यों को याद करना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक को आपको एक कहानी के माध्यम से मैं अध्ययन करवाऊं। तो शुरू करते हैं संविधान निर्माण। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपने को संविधान क्या होता है इसका एक सामान्य अर्थ अपने को समझना पड़ेगा। तो यदि मैं संविधान की बात करता हूं तो संविधान का एक सामान्य सा अर्थ होता है सर्वोच्च वैधता प्राप्त, सर्वोच्च वैधता। सर्वोच्च वैधता प्राप्त आचार संहिता। अब सर्वोच्च का मतलब होता है सुप्रीम, यानी ऐसी व्यवस्था जो किसी भी संगठन या किसी भी राष्ट्र उसकी सर्वोच्च हो और उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो। वैधता का प्राप्त मतलब होता है स्वीकार्यता, यानी उस संगठन में काम करने वाले लोग और उस राष्ट्र के जो निवासी हैं या जो नागरिक हैं उनको वो व्यवस्था स्वीकार्य हो। और आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये जो सर्वोच्च वैधता होती है, हाँ, इससे पहले मित्रों एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी। एक वर्ड होता है वैधानिकता। वैधानिकता, वैधानिकता और वैधता ये दोनों चीजें पृथक होती है। कोई चीज अगर वैधानिक हो ये आवश्यक नहीं है कि वो वैध भी हो। तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अपन सर्वोच्च वैधता प्राप्त इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या क्या है। अब इस चीज की बात की जाए तो इसमें 3 बिंदु ऊपर कर सामने आते हैं। पहला बिंदु उसकी बात करते हैं तो उसमें आता है सरकार, दूसरा है नागरिक और तीसरा है सरकार और नागरिक, सरकार एवं नागरिक। अब सरकार की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं इसके स्वरूप, इसके कार्य और इसका व्यवहार। नागरिकों के अंतर्गत अपन व्यवहार का अध्ययन करते हैं और सरकार एवं नागरिक इन दोनों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सर्वोच्च वैधता प्राप्त जो आचार संहिता यानी जो संविधान है उसके अंतर्गत ये तीनों चीजें आती हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये संविधान है ये संविधान अस्तित्व में कैसे आता है, यानी इसको किस आधार पर बनाया गया। तो इसमें भी 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज इसमें आती है ऐतिहासिक, यानी ये जो संविधान है ये ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है या उसके विकास का परिणाम है। ऐतिहासिक विकास का परिणाम। और दूसरी चीज इसमें आती है संविधान सभा द्वारा निर्माण, संविधान सभा द्वारा निर्माण। अब ऐतिहासिक से अपन क्या समझते हैं कि जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में है
तब से कहीं ना कहीं संविधान जैसी चीज भी अस्तित्व में रही है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कहें, या वैदिक काल में जो सभा और समिति, जो दो संस्थाएं होती थी, उसकी बात की जाए, या मुगलकालीन जो व्यवस्था है वो आज भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में आती है और आज भी वो बरकरार है। और अगर इसकी लिखित रूप में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज आती है ब्रिटिश काल के अंतर्गत। और ब्रिटिश काल में इसका जो पहला उल्लेख है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और उसके बाद में 20-20 सालों के अंतराल में 4 चार्टर लेख आए थे। एक आया था 1793, एक आया था 1813, एक आया था 1833 और एक आया था 1853। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम नामक कुछ कानून भी बनाए गए थे। एक तो था भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, और दूसरे कानून थे भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम, इन कानूनों में भी थोड़ा बहुत अंतर था। जैसे भारत परिषद अधिनियम की बात की जाए तो ऐसे कानूनों के तहत जो भारत की विधायिका थी उसमें जो परिवर्तन किए जाते थे प्रशासनिक रूप से, उससे संबंधित कानून होते थे। और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे उसमें भारतीय शासन में आमूल चूल कर जो परिवर्तन किए जाते थे, चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे न्यायपालिका की बात हो, चाहे व्यवस्थापिका की बात हो, चाहे प्रांतों के शासन की बात हो, उसमें आमूल चूल परिवर्तन किए गए थे। तो भारत शासन अधिनियम कौन कौन से है वो एक बार देख लेते हैं। एक तो है 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। दूसरा जो कानून है उसकी बात करते हैं 1919 का अधिनियम, और तीसरा है इसमें 1935 का अधिनियम। वहीं अगर भारत परिषद अधिनियम की बात की जाए तो एक है 1861 का अधिनियम, एक है 1892 का अधिनियम, और एक है 1909 का अधिनियम। तो आशा करता हूं कि आपको अभी तक जो भी मेरे द्वारा समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो संविधान निर्माण की जो बात है उसका जो ऐतिहासिक विकास का जो परिणाम था वो अपन ने कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा था। अब अगर दूसरी बात करते हैं अपन संविधान सभा द्वारा निर्माण की, तो इसमें भी दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज आती है इसमें मांग, और दूसरी चीज आती है इसमें स्वीकार्यता की। अब जो ये मांग वाला बिंदु है ये अमूमन हर प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है, और सबसे परेशान करने वाला जो सवाल है वो भी यही होता है। जैसे संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की, संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक मांग किसने की, संविधान सभा की किस समिति के द्वारा सबसे पहले मांग की गई, किस अधिवेशन के अंतर्गत संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो इसमें ऐसे अनेक से बिंदु अपन पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं ताकि आगे अच्छे से लिख पाऊं इसमें। अब कहानी के जो पहला पड़ाव है
वो पहला पड़ाव शुरू होता है 1895 में। इसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्वराज ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इसमें एक चीज और देखने लायक है कि इसमें संविधान सभा इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया था? तिलक द्वारा जो स्वराज बिल लाया गया था उसमें यह चीज कहा गया था कि जो ब्रिटिश शासन है उसके अधीन रहकर भारतीय एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे और भारतीय ही उस व्यवस्था को आगे चलाएंगे। लेकिन कुछ कारणों से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और उसके बाद अपन देखते हैं कि भारतीय राजनीति में 1905 का बंगाल विभाजन हो जाता है। 1907 सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो जाता है। गांधी जी का आगमन हो जाता है और तिलक ने इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए 1916 में जब ये जेल से छूटकर आते हैं बाहर, होम रूल मूवमेंट शुरू कर देते हैं। और इसमें इनके एक बहुत ही अच्छे सहयोगी रहे थे जिनका नाम एनी बेसेंट है। इन्होंने इस होम रूल मूवमेंट के माध्यम से जो ये स्वराज की बात थी उसको आगे बढ़ाया। तो अगर सवाल में अपने पूछा जाए कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी और यदि उस ऑप्शन के अंतर्गत अगर तिलक का नाम है तो आप बेहिचक तिलक वाले पॉइंट पे आप टिक करके आइएगा। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव के। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हो जाता है। इधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा होता है। इसी समय ब्रिटिश सरकार को प्रथम विश्व युद्ध का जो खतरा था उसमें भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीयों की जो कुछ मांगे थी उनको मांगना जरूरी था। इसलिए 1917 में उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया और इसमें कहा गया कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान सभा के निर्माण में सहयोग दिया जाएगा और उनको शामिल भी किया जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि जलियांवाला जो हत्याकांड है वो घटनाक्रम घटता है और खिलाफत आंदोलन भी उस टाइम अपने चरम पर था और इसी बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था और चोरा चोरी जो घटना है उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो अब तक जो कांग्रेसी या यूं कहें अधिकांश कांग्रेसी जो गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और गांधी जी द्वारा अचानक से इस आंदोलन को वापस लेने से कुछ जो लोग थे वो असंतुष्ट हुए गांधी जी से और कांग्रेस से कुछ लोग अलग होके स्वराज दल का गठन करते हैं। तभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ये बनकर तैयार हो जाता है और 1921 में ये अधिनियम लागू हो जाता है। इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधानसभाएं थी, विधानमंडल थे, उसमें कांग्रेस की अलग होकर स्वराज दल ये उनके चुनावों में भाग लेता है और सरकार बनाता है, जबकि कांग्रेस इस चुनावों में इन चुनावों में भाग नहीं लेती है। अब समय आता है 1922 का। इधर असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने एक नई बात कही कि जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों की इच्छा अनुसार
संविधान का निर्माण करेगी? भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण करेगी। तो अभी तक कहानी के जो ये दो पड़ाव थे, इसमें केवल कोरी बातें कही गई थी, अभी तक कुछ सार्थक प्रयास नहीं हो पाए थे। इसी बीच श्रीमती जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह कोरी बात करने से संविधान सभा का कभी गठन नहीं हो पाएगा, अपने को एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा इसका, और एक बिल के माध्यम से इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा और उसको पास करवाना पड़ेगा। तो एनी बेसेंट के कथानुसार अब कहानी का तीसरा पड़ाव शुरू होता है। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम है सप्रू समिति। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस समिति का नाम याद रखें। सप्रू कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। इस समिति ने संविधान सभा के निर्माण से संबंधित एक बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था और उसको ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वहां भेजा भी था और उस पर चर्चा भी होनी थी। किंतु जो तत्कालिक जो ब्रिटिश सरकार थी वो गिर जाती है और इस समिति के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1925 में, उसका नाम भी याद रखिएगा आप, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। ये जो 1925 में सप्रू समिति द्वारा ये जो बिल भेजा गया था, ये वहां की सरकार गिरने के कारण ठंडे बस्ते में चला गया था। अब वापस जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पहुंच जाती है। तो आगे इसमें क्या चीजें होती है वो अपन देखेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको आप ले सकते हैं एक बार, फिर अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों साल आ जाता है 1927। ये बहुत ही चर्चित वर्ष रहा था उस टाइम। इस सन में ब्रिटेन द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। और आपको पता ही होगा ये 7 सदस्यीय जो दल था उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अब आप कहेंगे कि कमीशन क्यों आया? अब आपको थोड़ा सा मैं बैक में ले जाता हूं। 1919 का जो अधिनियम था उसमें कुछ बातें कही गई थी, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था इस अधिनियम के तहत। तो प्रांतों में जो द्वैध, और भी कई सारी चीजें इसमें हुई थी, लेकिन अपने को जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादातर पार्ट है जो इतिहास विषय का है। तो जो प्रांतों में द्वैध शासन इस अधिनियम के तहत जो लागू किया गया था, उसकी समीक्षा के लिए प्रत्येक उसके 10 वर्ष बाद में एक आयोग का गठन करने का इसमें प्रावधान किया गया था। किंतु ये जो आयोग है ये 1927 में ही आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी की जो सरकार थी उसको ये पहले से ही आभास हो गया था कि आगामी चुनाव में उसका दल हारेगा, क्यों ना जाते जाते मैं भारत के भविष्य का फैसला करते जाऊं। इसलिए इस लेबर पार्टी ने इस 7 सदस्यीय दल का गठन किया गया था
और उसको भारत भेजा। इस साइमन कमीशन ने बहुत सारी कुछ बातें कही थी। उसमें सबसे पहली बात ये थी कि जो भारतीय हैं वो संविधान बनाने के योग्य नहीं है, या यूं कहें कि भारतीय अभी सक्षम नहीं है कि वो स्वयं संविधान और संविधान सभा का निर्माण कर सकें। दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन है उसको खत्म किया जाए। और भी कई सारी चीजें इसमें साइमन कमीशन की आती है, लेकिन जो सबसे चुभने वाली चीज है वो ये थी कि जो भारतीय हैं वो संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। और ये बात कांग्रेस और जितने भी जो भारतीय उस टाइम स्वराज के लिए प्रयत्नरत थे उनको ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई। तो उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लेना शुरू किया और 1928 में एक समिति का गठन किया जाता है। मई 1928। इस समिति का नाम था नेहरू। इसके जो अध्यक्ष थे वो नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू थे। और इसके जो महासचिव थे वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू, और 9 अन्य सदस्य इसमें शामिल थे। इस समिति ने अगस्त 1928 को 2 महीने बाद में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में कहा गया था। प्रांतीय स्वायत्तता की इसमें बात कही गई थी। तीसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार की इसमें बात कही गई थी। दोस्तों एक ध्यान रखने के लिए ये चीज है इंपॉर्टेंट कि जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसके लगभग 200 से ज्यादा जो अनुच्छेद हैं वो अपने मूल संविधान में डाले गए थे, और ये संविधान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस अधिनियम से लिया गया था, किंतु इसको संविधान की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार थे, उनका उल्लेख नहीं था। तो इस दृष्टिकोण से जो अपनी ये नेहरू रिपोर्ट है ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो मूल अधिकार है उसकी बात कही गई थी। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है, और अब कहानी का जो अगला पड़ाव है वो आता है 1929 को। और इस साल लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होता है। और ये अधिवेशन बहुत कुछ कारणों से महत्वपूर्ण था। सबसे पहले तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इस अधिवेशन के अंतर्गत सबसे पहली चीज पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा कि अब हमको आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी 1929 को सॉरी 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले अपना झंडा फहराया गया था। तो अब जो ये पूर्ण स्वराज की मांग थी ये कहीं ना कहीं संविधान सभा के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होने वाली थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, और सन आता है 1934। अपने भारत के एक बहुत बड़े समाजवादी कम्युनिस्ट नेता हुए थे एम एन रॉय।
उनका वैश्विक राजनीति में महात्मा गांधी के समान बहुत बड़ा योगदान भी रहा था, जिसे अपन वर्तमान का जो रशिया कहते हैं, उस टाइम उसको यूएसएसआर कहा जाता था। और इसके नेता थे लेनिन। कहा जाता है कि ये जो एम.एन. रॉय थे, ये इनके बहुत ही करीबी थे और यूएसएसआर का जो संविधान लिखा गया था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। कुछ कारणों से इनको वहां से निकाल दिया गया और ये वापस भारत आते हैं। अब एक तरफ कांग्रेस का उभरता हुआ जो विकास था उसमें, और दूसरी तरफ एम.एन. रॉय जैसा व्यक्तित्व। तो अब बात करते हैं एम.एन. रॉय ने इसमें क्या योगदान दिया। 1934 को उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजें कही थी। सबसे पहली चीज कि उन्होंने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा का निर्माण करने का सुझाव दिया था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा होगी वो निर्वाचित संविधान सभा होगी, यानी इसका जो निर्वाचन है वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो दो चीजें थी, अब इसमें सीधा सा सवाल बनता है। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की। और मैंने आपको कहा था कि अगर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है तो आप उसको क्लिक करेंगे। दूसरा जो कहानी का जो पड़ाव था, जिसमें 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह सवाल एक दो बार पूछा भी जा चुका है कि यह कथन किसका है कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो उसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। फिर कहानी की तीसरे पड़ाव की बात करते हैं, तो उसमें कहा गया था कि एक सपुर समिति का गठन किया गया था। और जो ये सपुर समिति थी 1925 में इसने एक संविधान सभा का एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उस बिल का नाम था कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। और एनी बेसेंट का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान भी रहा था। फिर कहानी का जो चौथा पड़ाव है वो आ जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये रही थी कि उसमें सबसे पहले मूल अधिकारों की बात कही गई थी। तो इस एंगल से वो समिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेहरू रिपोर्ट। फिर कहानी का जो पांचवा पड़ाव है वो 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन है वो होता है। इसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो बात कही गई थी और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम झंडा दिवस भी मनाया गया था, झंडा फहराया गया था अपने भारत का। फिर कहानी का जो सातवां पड़ाव है वो अपन है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो कि समाजवादी कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा होगी उसका औपचारिक रूप से इसकी सबसे पहले इन्होंने मांग की थी, और निर्वाचित संविधान सभा होगी, यानी जो संविधान सभा होगी उसका निर्वाचन किया जाएगा। तो ये चीज की निर्वाचित संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी, तो आंसर में आप क्लिक कीजिएगा एम.एन. रॉय। अब ये जो एम.एन. रॉय की बात थी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुभ गई। अब कांग्रेस इनकी बात को छोटा करने के लिए 1935 में एक समिति का गठन करती है। इस समिति का नाम था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है और इससे सवाल पूछा जा सकता है, संविधान सभा समिति। ये जो संविधान सभा समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, JLN आप समझ जाना। और 1935 में जो ये संविधान सभा समिति थी इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वो महत्वपूर्ण बात क्या थी कि एम.एन. रॉय ने तो कहा था कि निर्वाचित संविधान सभा होगी, किंतु संविधान सभा के माध्यम से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि सबसे पहले वयस्क मताधिकार की बात कहने वाली समिति कौन सी थी, संविधान सभा समिति। इसको नेहरू समिति मत मानिएगा आप, नेहरू समिति वो थी जो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी।
ये जो समिति थी ये संविधान सभा समिति थी और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा होगी उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो इस समिति ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी वो ये कही थी कि जो संविधान सभा होगी उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार अपने जो ये पहली क्लास है, आज हमने संविधान निर्माण से संबंधित कुछ बिंदुओं पे चर्चा की थी और आशा करता हूं कि मैंने जो आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली क्लास में अपन संविधान निर्माण की इस कहानी के जो अगला पड़ाव है उसकी तरफ चलेंगे और अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूं और इस टॉपिक में से जो जो कुछ सवाल मेरे दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा। और एक और विनती करूंगा आपसे कि जो हमारा ये जो चैनल है सार्वभौमिक विद्या, इसको प्लीज आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों के साथ, जो सहपाठी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके साथ, उनको आप शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा ताकि हम और अच्छे से प्रयास करें आपके लिए और अच्छे से अच्छे और भी पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और आई होप मेरे द्वारा जो आज आपको जानकारी दी गई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा अभी कैमरे का अनुभव ले रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा व्यस्त भी होंगे, तो बाकी चीज़ों को आप छोड़ के केवल जो पढ़ाया जा रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और हम ऐसे ही आपके लिए कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।